हाँ भाई, पिछली वीडियो में बेटा हमने न्यूमेरिकल करे थे, ठीक है। अभी हम इन टेक्स्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहला इन टेक्स्ट है भाई हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। भाई पहले वाले का आंसर करेंगे भाई, ठीक है। 32 सेंटीमीटर है भाई हमारे पास, ठीक है। क्या दे रखी है भाई, आर दे दी भाई, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है भाई हमारे पास। तो हमने क्या निकालना है भाई, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। तो हमने एक रिलेशनशिप की थी भाई, की थी ना, कौन सी रिलेशनशिप थी भाई, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऑफ आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल फोकस वाली है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई हम लोग, आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी भी, वो 2f थी भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आर दे रखी है भाई, क्या चीज दे रखी है, आर कितनी है भाई, 32 इज इक्वल टू 2f, ठीक है। और 32 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f, इससे इसको क्रॉस किया तो हमारे पास है f इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर आ गया भाई, 16 सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या इस न्यूमेरिकल को कर दोगे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा वाला आता है भाई, इसको समझेंगे एक बार, इसकी स्टेटमेंट पे जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसमें क्या कहता है भाई, एक कनकेव मिरर, कौन सा मिरर दे दिया हमको, कनकेव मिरर दे दिया भाई, ठीक है। कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर कर्व्ड होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है भाई, कहां पर कर्व्ड होता है, इनवर्ड्स, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करेंगे। न्यू साइन कार्शियन कन्वेक्शन कल करवाया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें मोस्टली डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनेंगी और उनको हम लोग क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे भाई, क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास प्रोड्यूसेस 3 टाइम ऑफ मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रख रखा है, मान लीजिए कनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी डिस्टेंस दे दी भाई 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी भाई, ठीक है। तो इसकी 10 सेंटीमीटर देता तो मैग्निफिकेशन जो वो 3 गुनी है, 3 गुना ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। अगर 10 की ली है तो कितने सेंटीमीटर बनेगा साइज उसका, 30 का बनेगा भाई, सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमने क्या निकालनी है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है भाई हमारे पास, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा भाई, इसके अंदर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी भाई कितनी भाई, 10 सेंटीमीटर दे दी भाई। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड रखा तो सारी की सारी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, माइनस में है भाई, है ना। तो हमारे पास इसको क्या ले लेंगे भाई, माइनस, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन देता है भाई, मैग्निफिकेशन कितने टाइम दे रखी है भाई, 3 टाइम्स दे रखी है भाई, ठीक है। इसने इस क्वेश्चन के अंदर बताया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है भाई, कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में होगी, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन कैसा हो बेटा, नेगेटिव, कैसा हो भाई, नेगेटिव हो, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन इसमें 3 टाइम दे रखा है, तो अगर हम इसको माइनस की लेंगे ना, तो हमारे पास इमेज किस चीज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, पॉजिटिव, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेगी। ये चीज ध्यान रखने की है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। वो यहां पे माइनस मतलब 3 दे रखा है, कहीं पे 2 भी हो सकती है। अगर माइनस का 2 है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, अगर प्लस का 2 है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को। फिर हमारे पास क्या है भाई, हमने क्या निकालनी है भाई, वी निकालनी है भाई, ठीक है भाई। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन चले जाएंगे भाई, कहां चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक केस था m इज इक्वल टू वी
बाय यू, ये माइनस का रहेगा भाई मिरर के केस में, ठीक है। लेंस के केस में ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देन आपके पास क्या है भाई, इसमें जो जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट आउट कर देंगे हम लोग। मैग्निफिकेशन कितनी है भाई, माइनस का 3 है भाई हमारे पास, ठीक है। कितना है भाई, माइनस का 3 भाई। v की वैल्यू माइनस v निकालनी है भाई। u की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 10 भाई। ये माइनस कैंसिल भाई, सीधी सी बात है। इसको उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, -3 इंटू 10, और v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। आ गई भाई 3 गुना बड़ी, 3 गुना ज्यादा दूर आ गई, सीधी सी बात है, आ गई ना, ठीक है। तो देन हमारे पास इसका नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इमेज डिस्टेंस का क्या शो कर रहा है, इमेज की साइड बनी, लेफ्ट हैंड साइड बनी। ये माइनस का निशान जो है वो अगर प्लस का होता तो इमेज कहां बनती, राइट हैंड साइड बनती। समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पे माइनस का है तो कनकेव मिरर में जो इमेज ये बनेगी वो किस साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो, ठीक है। यहां पे हमारा रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है। फिर एक टॉपिक आया रिफ्लेक्शन आया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसकी उसी के अंदर मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके यूजेज क्या होते हैं, काम क्या होता है, किस किस प्रकार की इमेजेस बनेगी, कहां कहां पे कौन से मिरर को यूज करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ी है हम लोगों ने, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो यहां पे आकर के रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट शुरू होता है यहां पे रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम आप लोगों ने पढ़ा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट और रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है भाई। अभी क्या बचता है, रिफ्रैक्शन बचता है भाई, ठीक है। तो हम तीसरा पार्ट इसका जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो भाई, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। जैसे आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसका मतलब था परावर्तन, ठीक है। परावर्तन का मतलब होता है उसमें हमें एक ही माध्यम की जरूरत होती है, बस रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वो क्या कर लेती है, बस डायरेक्शन ही तो चेंज करती है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए होगा, 2 मीडियम चाहिए होंगे भाई, नेसेसरी है, कंपल्सन है 2 मीडियम की। पहला मीडियम तो सेम रहेगा हमारे पास, एयर, ठीक है, या पहला वाला वैक्यूम भी ले सकते हैं, क्योंकि एयर की जो लाइट की स्पीड है वो एयर या वैक्यूम दोनों के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। 3 × 10⁻²8 मीटर पर सेकेंड रहती है ना भाई, है ना, क्लियर है। तो हमारे पास पहला जो मीडियम रहेगा मोस्टली वो एयर ही रहेगा भाई, ठीक है। तो आपकी जो बुक के अंदर जो दे रखा है भाई हमारे पास, वो ये दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली भाई हम लोगों ने। क्या ले ली भाई, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली भाई, ठीक है। ये क्या चीज है भाई, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भाई। किस चीज की बनी हुई है भाई, ये ग्लास की बनी हुई है भाई, कांच की बनी हुई है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कौन सा मीडियम हो गया, एयर मीडियम हो गया भाई, हो गया ना एयर मीडियम। ये वाला कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्या एयर के अंदर जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो अपने आप विचलित हो सकती है अपने पथ से, स्ट्रेट लाइन ही चलती है भाई, चलती है नहीं चलती है, एयर के अंदर चलती है ना, ठीक है। तो एयर के अंदर इसको लाइट को ट्रेवल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती भाई, नहीं होती ना। क्यों नहीं होती, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल लो है भाई। इससे आगे टॉपिक आएगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बिल्कुल लो होता है भाई, कम होता है, कहने का मतलब
इसी वजह से रे ऑफ लाइट कोई भी हो, हम चाहे बैटरी से मार रहे हो, चाहे सन की लाइट आ रही हो, वो आराम से गुजर जाएगी बिना किसी दिक्कत के। रास्ता चेंज अपने आप नहीं करना पड़ेगा, जब कोई ऑब्स्टेकल आएगी तब वो अपना रास्ता चेंज करेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस क्यों होता है भाई? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बिल्कुल लो होता है भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? लेकिन जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर की अपेक्षा में कितना होगा? ज्यादा होगा भाई। समझ में आ गई बात? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? आई हो गया देन द एयर। ठीक है, इसी वजह से ये इस मीडियम में घुसते ही क्या करेगी? अपना रास्ता चेंज कर देगी। क्या चेंज कर देगी? रास्ता बदल देगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई है। समझ में आ गई बात? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, कहने का मतलब है कि रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट आसानी से गुजर जाए जिस मीडियम के अंदर, ठीक है, उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे भाई रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे भाई? रेयर मीडियम। इसको हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं भाई विरल माध्यम। क्या बोल देंगे भाई? विरल माध्यम बोल देंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, और जिसके अंदर से गुजरते वक्त उसको रास्ता चेंज करना पड़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा हो, उसको क्या बोल देंगे भाई? डेंसर मीडियम भाई। ठीक है, इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं भाई? सघन माध्यम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? सघन माध्यम। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर से यहां पर कौन सा मीडियम आ जाएगा भाई? एयर। वहां पर भी एयर, यहां पर भी एयर, बीच में कौन सा प्लेस कर दिया हमने? ग्लास प्लेस्ड कर दिया भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर कोई ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट अगर हम इसके अंदर से क्या कर दे भाई? पास करने की सोचे भाई, ये हमने खुद करनी पड़ेगी भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई भी ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट अगर हम क्या, कहां से कहां ले जा रहे हैं? एयर टू कहां ले जा रहे हैं? ग्लास ले जा रहे हैं। या रेयर मीडियम से कहां ले जा रहे हैं? डेंसर मीडियम में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो कहां जाएगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो कहां जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास जाएगी या रेयर मीडियम टू कहां जाएगी? डेंसर मीडियम जाएगी, तो वो हमेशा ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड्स हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अगर हम यहां पे क्या करें भाई? एक नॉर्मल लेना पड़ेगा भाई। ये क्या हो गया भाई? नॉर्मल। आपको पता है नॉर्मल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है भाई, होता है ना? ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है भाई। कौन सी रे ऑफ लाइट है भाई? ये इंसिडेंट रे है भाई हमारे पास। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने, बन जाएगा भाई। तो अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी? जब ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो किसकी तरफ मुड़ जाएगी? अभी बताया, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी भाई। ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई भाई, मुड़ गई भाई। अगर बाई चांस ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ना होती तो क्या होता? ये सीधी गुजर जाती भाई। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये रे ऑफ लाइट कहां चली जाती? सीधी चली जाती भाई। डॉटेड लाइन में इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाया हमने इसको? क्योंकि जो यहां से रे ऑफ लाइट आएगी ना, वो अगर इसके पैरेलल जाएगी, बिल्कुल पैरेलल, जैसे रेलवे ट्रैक होता है पैरेलल, ठीक है, तो हमारा डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। समझ में आ गई बात सभी को? तो अभी ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी? यहां पर जो है वो ग्लास के अंदर है, तो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और यहां पे एयर है, तो कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां भी हमको चेक आउट, ये हमारा एंगल कौन सा हो गया भाई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहां पे। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? फिर हमारे पास ये डेंसर टू कहां जाएगी? रेयर जाएगी भाई। ठीक है, तो यहां पे चेकआउट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा भाई? ये नॉर्मल ले लिया भाई, हम लोगों ने ले लिया। तो यहां पे जो है ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो यहां पे इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात?
ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या होगा, जब डेंसर मीडियम टू रेयर जाएगी तो ये कहां जाएगी भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद में अगर ये रेज ऑफ लाइट क्या है आप लोगों की पैरेलल है, तो दिस मींस दैट आपका डायग्राम क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा भाई। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के माध्यम से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। अभी यहां क्या हो रहा है, एयर जो है हमारे पास कौन सा मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है भाई, है ना। और जो ग्लास स्लैब है अभी हमारे पास वो कौन सा मीडियम है भाई, मीडियम सेकंड है भाई। तो एक माध्यम से कहां जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है भाई, जा रही है नहीं जा रही है। तो उस दौरान अपना क्या चेंज कर देगी, ये पथ चेंज कर देगी, रास्ता बदल लेगी। तो अगर ऐसा फिनोमिना कहीं पे होता है, दिस मीन्स दैट उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे आप लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे भाई आप लोग। समझ में आ गई बात, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इट्स ओन पथ, वो अपना क्या बदल लेगी, रास्ता बदल लेगी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक दूसरे डायग्राम से भी समझाते हैं भाई, बहुत सारे स्कूलों में, +2 क्लास के डायग्राम वैसे तो भी, ठीक है। क्या होता है, अगर हम मान लीजिए ये हमारे पास क्या है भी, हमने दो अलग अलग मीडियम ले लिए, यहां पे है हमारे पास मान लीजिए एयर, ठीक है भाई। तो एयर को कौन सा मीडियम कहा था हमने, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम कहा था भाई, रेयर मीडियम। यहां पे हम लोगों ने ले लिया वाटर, तो वाटर एयर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इसको क्या, हम कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर टू कहा जा रही है, वाटर जा रही है भाई, एयर से सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। चाहे कोई भी मीडियम ले लेना आप लोग, ग्लास ले लेना, डायमंड ले लेना, सैंड ले लेना, और को पानी ले लेना, शहद ले लेना, कोई भी चीज ले लेना, एयर से सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अभी यहां एयर टू वाटर जाएगी भी कोई भी रे ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी भी हमारे पास। तो रे ऑफ लाइट कैसे ले जानी पड़ेगी हम लोगों को, ओब्लिक्यूली ले जानी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो यहां पे हम इसका एंगल चेक करने के लिए क्या ले लेंगे, नॉर्मल ले लेंगे भाई, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे भाई हम लोग, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब रेयर मीडियम टू डेंसर जाएगी तो कहां जाएगी रे ऑफ लाइट, कहां मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये इस साइड मुड़ जाएगी, और ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा भाई। अगर ये वाटर नहीं होता तो ये क्या होती भाई, ऐसे करके सीधी गुजर जाती भाई, गुजर जाती ना, क्लियर है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इसके लिए हमको दो डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी रेयर टू कहां गई है, डेंसर गई है, तो हमें डेंसर टू रेयर भी तो चेक करना पड़ेगा, क्या जा नहीं जाती हो बाई चांस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी प्रकार से मान लेंगे हमने ये वाटर ले लिया भाई, ठीक है, और ये क्या ले लिया भाई, यहां पे एयर ले लिया भाई। वाटर डेंसर मीडियम होगा भाई, और एयर कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, ठीक है। हम लोग क्या कर ले भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर ले भाई। तो कोई भी ऑब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट अगर आप लोग लेके आओगे तो इसके एंगल क्या मिलेगा आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा भाई। तो ये जब भी वाटर टू एयर जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो कहां उड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये कहां चली जाएगी भाई, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा भाई। इस प्रकार से भी आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस प्रकार से जो फिनोमेना हो रहा है उसको भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं भाई।
क्लियर है सभी को? फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं भाई, ठीक है, एग्जाम्पल डेली वेज में, डेली लाइफ में हम लोग क्या है वो नोट करते होगे आप लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेन ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, ठीक है, अगर आप पानी की बाल्टी में या पानी लगा लो गिलास वगैरह में, किसी वाटर टम्बलर वगैरह में या किसी टब वगैरह में, आप बाल्टी वगैरह में उसको डुबो करके देखना, किसको, पेन या पेंसिल को, ठीक है। तो जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल टूट रही है या उसके पथ से डिस्प्लेस्ड दिखाई देगी, या आप लोग उसको ब्रोकन भी बोल सकते हो, ठीक है। कौन से फिनोमिना के कारण दिखाई दे रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट के कारण दिखाई दे रही है। आगे इंटेक्स्ट आएंगे उसमें क्वेश्चन आएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर जा रही है या एयर से वाटर के अंदर जा रही है, ठीक है, तो हमको क्या है, जो भी पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह उसके अंदर डाला तो वो डिस्प्लेस्ड क्यों दिखाई देगी, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसका कारण पूछ ले आप लोगों को, रीजन पूछ ले भी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो वाटर होता है भाई वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, किसकी अपेक्षा में, एयर की अपेक्षा में। लिख सकते हैं बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, इसी वजह से वो क्या है, ब्रोकन दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात सभी को? तो जब रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर जाएगी तो कहां पर मुड़ जाएगी, अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी भी, सीधी सी बात है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आ गई बात? बिकॉज अगर इसका कारण भी देना चाहो तो दे सकते हो, बिकॉज एयर इज ए रेयर मीडियम and water is a denser medium. We know that when a ray of light goes from rare medium to denser medium, then it bends always towards the normal. लिख सकते हो आप लोग? क्लियर है पहला एग्जांपल सभी को? फिर आप लोग क्या करना, जैसे कुछ भी बाल्टी वगैरह में, टब वगैरह में उस पे कुछ गिरा देते हो या कोई कॉइन वगैरह गिरा देते हो आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि वो तलहटी से थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाई देगा आप लोगों को, जिसको अपेरेंट पोजीशन बोलते हैं। एक्चुअल पोजीशन नहीं होती वो, अपेरेंट पोजीशन बोलते हैं। थोड़ी सी हाइट पे दिखाई देगा, ऊपर की साइड दिखाई देगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो घर जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी कॉइन वगैरह कुछ भी चीज आप लोग उसमें डुबो के देखना, ड्रम वगैरह में, बाल्टी वगैरह में, टब वगैरह में आप लोग वो डाल देना। जब आप लोग उसको देखोगे तो वो तलहटी से थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाई देगा। कौन से फिनोमिना के कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट के कारण भाई। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर है सभी को? फिर तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरे एग्जाम्पल में आप लोग मार्केट के अंदर जाते हो तो आप लोग वहां पे देखते होगे जैसे गन्ने वगैरह का जूस निकालते हैं ना, तो वो क्या किए हुए मिलेगा, एक कांच का जो गिलास होता है उसके अंदर पानी डाल के और नींबू डाले हुए मिलेगा। एक तो उनको निकाल के देखना, क्या उनका साइज जो बड़ा दिखाई दे रहा था पानी के अंदर से उतना ही बड़ा दिखाई देगा निकालने के बाद? तो वो पानी जो उसमें डाल रखा है, नींबू गिरे हुए हैं उसके अंदर, उनका साइज कैसा दिखेगा आप लोगों को? बड़ा दिखेगा। कौन से फिनोमिना के कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट के कारण। समझ में आ गई बात? फिर चौथी चीज है कि अगर आप लोग जो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो हमने ली थी भाई, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसको अगर क्या करेंगे, कोई भी प्रिंटेड बुक है, मान लीजिए आपकी जो भी बुक है, हिंदी की ले लो, मैथ की ले लो, साइंस की ले लो, किसी भी चीज की ले लो, अगर उसके ऊपर आप रख दोगे तो उसके अंदर से जो डिजिट देखोगे आप लोग, तो वो अपेक्षाकृत कैसे साइज के दिखाई देंगे? बड़े आकार के दिखाई देंगे। जैसे कन्वेक्स लेंस को यूज करते हो आप लोग, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, कनकेव में से चीजें छोटी दिखाई देंगी भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताए हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट के एग्जाम्पल्स हैं भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट भाई। ठीक है, जैसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, वो कहां कहां पर यूज किया जाता है, कहां कहां पर वो आप उसको देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो अभी ये कुछ दो लॉ है भाई इसके, ठीक है, तो
उनको पढ़ेंगे हम लोग। दो लॉ क्या है भाई, जो भी इंसिडेंट रे होती है भाई आपके पास, क्या होती है, इंसिडेंट रे। आप लोग देखो ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाया था, ऐसे करके नॉर्मल लिया था हमने, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ किया था अभी हम लोगों ने, ठीक है, और इसको डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा दिया था भाई, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है भाई, ये है भाई इंसिडेंट रे, है ना भाई, ठीक है। फिर कहता है भाई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बाहर वाली है, क्योंकि एयर वाली जो है ये है और एयर वाली है, एक ही मीडियम के साथ चलना है हमें, चाहे हम ग्लास की ले लें चाहे एयर की ले लें, समझ में आ गई बात। तो एयर की इंसिडेंट रे बाहर वाली है और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, बाहर वाली है भाई, ठीक है भाई। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है भाई, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है भाई, ठीक है, वो तीनों के तीनों, ठीक है, सेम मीडियम के अंदर या सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। दोनों मीडियम में से हम कोई मीडियम देख लें, अभी एयर के पास जाएंगे तो इसके पास भी इंसिडेंट रे है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, नॉर्मल भी है भाई, और यहाँ पे क्या है, ये इसके पास रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल भी है। अंदर वाले मीडियम के पास भी है भाई इसका अपना, ठीक है। ये वाली रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी तो क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या करेगी भाई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है भाई, तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है। कोई सा मीडियम का ले ले चाहे, ठीक है, तो चाहे नॉर्मल लेंगे हम लोग, फिर इंसिडेंट रे लेंगे, और फिर क्या लेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे लेंगे भाई। तो तीनों के तीनों क्या किसमें लाई करेंगे भाई, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तो इनको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन या सेम मीडियम। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है भाई, जो दूसरा लॉ है भाई, ठीक है, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। एक स्नेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको दिया था भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसका साइन लेंगे हम लोग, साइन आई अगर ले लेंगे, ठीक है, और हमारे पास टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लें, ठीक है, उसके अपोन में क्या ले लें, साइन आर ले लें, तो इनकी वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी भाई, चेंजेबल नहीं है, कहने का मतलब चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी भाई, ठीक है। ये एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसी वजह से दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। ये यहां पे कांस्टेंट तक करना है, फिर इससे करना है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जो ये नियम है वो स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अभी क्या कहता है, दिस इज ट्रू फॉर एंगल 0 डिग्री, जो आई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 डिग्री से। इसका मतलब है हमारे पास क्या, कि जो हमारे पास क्या है, एंगल आई है, एंगल आई इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। जो एंगल है हमारे पास है वो क्या होना चाहिए भाई, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए भी हमारे पास, ठीक है। और इसका मतलब है एंगल आई इज लेस देन, एंगल आई इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए भी हमारे पास, और 90 डिग्री से हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए भी हमारे पास, ठीक है। तब जा करके ये लो क्या करेगा, पॉसिबल होगा भी हमारे पास, ठीक है। लेस देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। दिस मीन्स दैट जो एंगल आई होगा भी हमारे पास, एंगल आई जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा भाई,
कैसा होगा भाई, एक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है अभी हमारे पास, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से ये लो जो अभी हमारे पास वो हो जाएगा भाई। इसमें कहता है इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई जो है वो एंगल ऑफ द इंसिडेंस है भाई, और आर जो है भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो देन हमारे पास साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर सभी को?